हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार सबको। आज में जो चर्चा करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कि इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में किस तरह से जॉब मिलते हैं और किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। पूरा डिटेल में मैं आज चर्चा करूंगा सभी ब्रांचों के लिए। सो स्टूडेंट्स, जो भी है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चारों ब्रांच अच्छे तरीके से सुने। सो दिस कंटेंट्स फॉर द ऑल ब्रांच, राइट? My name is Sushil Suman. I am passed out from IIT Roorkee, and I have cleared 3 times engineering services: IES 2018, 19, and 2020. Now, apart from this, I am teaching since 2012 for the GATE and engineering services across the all over India. Right. So first of all, my dear students and my dear friends, let's introduce what is the IES exams. And UPSC takes these exams. This is the prestigious exam for the engineering students. आईईएस का जो एग्जाम है ये इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है। इससे बड़ा जो है इंजीनियरिंग के लिए हर इंजीनियर्स का सपना होता है कि एक बार वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करे। बहुत इसमें मेहनत की जरूरत है। पहले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी जो है मेहनत बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीटें बहुत कम है। तो इस हिसाब से मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, है ना। सो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो मान लीजिए कि ये 3-4 ब्रांच से बिलोंग नहीं करते हैं, वो अलग दूसरे ब्रांच से बिलोंग करते हैं, राइट? उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। अगर उनको यूपीएससी का एग्जाम देना है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो किस तरह से दे सकते हैं, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सब ध्यान से सुनेंगे और कभी भी वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है, इसको हम लोग जो है 4 ब्रांचों में बांटा गया है इसको। ठीक है, 4 ब्रांच से हम दे सकते हैं। और वो ब्रांच है आपके कौन कौन से, जो कोर ब्रांचेज हैं उससे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। ये ब्रांचेज हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, राइट? इसमें सबसे ज्यादा जो सीटें होती है वो सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं दोस्तों। सिविल इंजीनियर्स के सबसे ज्यादा सीट होते हैं। और अगर आप बात करें कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में सबसे ज्यादा मौज कौन करता है, तो वो सिविल इंजीनियर ही है। सबसे ज्यादा यही मौज करते हैं, राइट? सबसे ज्यादा जो है फायदा यही उठाते हैं। काम भी इनका बहुत ज्यादा होता है सिविल इंजीनियर का। उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, राइट? जब इंडियन रेलवे था, जब आईआरएमएस को नहीं बनाया गया था, तो जब आपका इंडियन रेलवे पीएससी के थ्रू थे अप टू कब तक, 2019 तक। 2020 से जो है इंडियन रेलवे को हटा दिया गया है, जो सबसे बैड न्यूज है हम लोग के लिए। और मेरा तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने जो है 2020 में इस तरह से रैंक मारा है कि मुझे इंडियन रेलवे आराम से मिलता। बट मुझे जो है इंडियन रेलवे नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटें निकाल दी गई है। और एक अलग डिपार्टमेंट जो जुमलाबाजी मोदी गवर्नमेंट का है, आईआरएमएस बनाया गया है। जो आईआरएमएस का अभी तक ना नोटिफिकेशन आया है, ना इसका जो है सिलेबस का पता है, और ना ही किस तरह से कौन लेगा एग्जाम उसके बारे में पता है। कुछ भी नहीं बताया गया आईआरएमएस के बारे में। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो है आप देखते होंगे यूट्यूब में कि आईआरएमएस के बारे में ये है। आईआरएमएस के बारे में कुछ भी अभी तक नहीं निकला है, इसलिए जुमलेबाजी से बचे। आईआरएमएस जब आएगा तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, है ना। सेल्फ ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस। आप हमेशा ध्यान में रखें, ऑनेस्टी के साथ काम करना है और ऑनेस्टी के साथ ही रहें आप हमेशा। तो ये 4 ब्रांच से आप जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज को दे सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर मान लीजिए इसके अलावा अलग ब्रांचेज हैं, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के स्टूडेंट्स हैं, राइट? या मान लीजिए अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 4 ब्रांच के अलावा, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस ब्रांच, if any students from other branch, then they can write the UPSC engineering services by through these all branches, right? जैसे मान लीजिए सीएस वालों की बात करें हम, तो सीएस वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से दे सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे सीएस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसी से जो है दे करके अपना जो है जॉब लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तब भी आप दे सकते हैं, बट आपको इस चारों ब्रांच में से कोई भी एक ब्रांच चूज करके उस ब्रांच का पढ़ाई करना है और निकल जाना है आपको। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीटेक में आपका जो है, बीटेक आप किसी से भी किए चलेगा, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज आप देना चाहते हैं तो इस 4 ब्रांच के पेपर को पढ़िए
और इंजीनियरिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो मिथ्या था आपका ये क्लियर हो गया कि दूसरे ब्रांच के लोग नहीं भर सकते हैं। भर सकते हैं, अगर आपके ये 4 ब्रांच अगर है तो ये भर सकते हैं, अदरवाइज वो भर नहीं सकते हैं। राइट, मतलब आप दे सकते हैं बट उसको क्लियर करना हो तो ये चारों ब्रांच से ही आप दे सकते हैं एग्जाम को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मुद्दों पे कि सर ये जो है आईईएस का एग्जाम, देखिए दोस्तों आईईएस का जो एग्जाम है बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है। ये 3 सेक्शंस में होते हैं आपके, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सेक्शंस। जैसा आपका सिविल सर्विसेज का पैटर्न है वैसे ही आपका जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न है। सिलेबस अलग अलग है, राइट, पैटर्न लगभग सेम है। यहाँ पर ज्यादा पेपर देने पड़ते हैं सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कंपेरेटिवली कम पेपर देने होते हैं। बट ये भी 3 स्टेज में है, ये भी आपका 3 स्टेज में है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब आते हैं हम लोग कि सर इस सब का वेटेज कितना कितना है ना, और कब होते हैं जनरली एग्जाम। देखिए अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है इसलिए, वरना फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता था, एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या लास्ट वीक ऑफ जून में आपका मेंस का एग्जाम हो जाता था, एंड सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपका फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, मतलब मिड नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता था। तो आपको वन या 1.5 मंथ आपको बचते थे नेक्स्ट आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका पूरा फॉर्मेट है। अब हम इसमें मुद्दों पे बात करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस इस तीनों सेक्शंस में कितना कितने का वेटेज है, किस तरह से सिलेबस होंगे, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए आप जॉब के बारे में। यहाँ पर जो जॉब है, 2 तरह के जॉब है आपके, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप बी जो है 4800 ग्रेड पे का है, एंड ग्रुप ए जो है ये 5400 ग्रेड पे का है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप बी है ये भी आपकी गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, राइट, ये भी गेजेटेड ऑफिसर हैं आपके, ये भी गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। ठीक है, ग्रुप बी से ग्रुप ए में चेंज होने में आपको 3 to 4 मैक्सिमम 5 ईयर्स लगते हैं चेंज होने में आपका। मतलब आपका जो है थोड़ा सा सैलरी कम हो जाएगा अगर ग्रुप बी डिपार्टमेंट मिल गया तो, बाकी आपके और कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट्स आपके मिलेंगे फ्रेंड्स, उस डिपार्टमेंट में आप एक टॉप लेवल की अथॉरिटी के साथ काम करेंगे, आप एक अच्छे लेवल पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए जितने भी पीएसयूज हैं, जैसे मान लो आपका जो भी पीएसयूज हैं आपके, आईयूसीएल, बार की, डीआरडीओ, ये तो क्या डिफेंस के लिए हो गया है, डीआरडीओ बार का आपका ये तो हो गया रिसर्च फील्ड के लिए। लेकिन मान लो जैसे पावर ग्रेड का हो गया आपका, आईयूसीएल हो गया, है ना, गेल हो गया, राइट, ये दिस टाइप ऑफ जितने भी पीएसयूज हैं, ये सब पीएसयू से आपका ऊपर ही रहेगा सारा जॉब। तो यूपीएससी के थ्रू जो भी जॉब मिल रहे हैं आपको, ये सारे टॉप पोजीशंस के जॉब होंगे। जैसे मान लो आपका पावर ग्रेड में आप कोई दोस्त आपका पावर ग्रेड में पीजीसीआईएल में जो है वर्क कर रहा है, मान लो 14 लाख के पैकेज पे, राइट। अब मान लो ये 14 लाख के पैकेज पे वर्क कर रहा है, आपसे पैसा ज्यादा कमा रहा है, वो डेफिनेटली ज्यादा कमा रहा है, बट अब उसी तरह समझ लो कि एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है और एक डीएम पैसा, उसका सैलरी तो कम है बट पावर एंड सब कुछ जो आप देखें वो बहुत ज्यादा है, सेम एजिटी। तो यूपीएससी के थ्रू जो ये जॉब मिल रहे हैं आपके फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपके पावर जो भी रहेंगे ये बड़ा ही रहेगा आपके पास, जो भी जॉब अथॉरिटी में रहेंगे आप बड़ा ही रहेंगे, आप ये आपके नीचे ही काम करेगा, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए कि आप जो है मतलब इंजीनियरिंग फील्ड का राजा बन गए। ठीक है, अगर आप ईएससी क्लियर कर रहे हैं मतलब इंजीनियरिंग फील्ड का आप राजा है ना। जैसे वो आप बोल सकते हो ऐसे, जैसे आईटीएस, हम जो है मेरे सुजीत सर जो आईटीएस हैं वो बता रहे थे कि जिस तरह डीएम का पावर है उस तरह से हम लोग का भी पावर अपने डिपार्टमेंट में रहता है। तो सेम एजिटीज आप समझ लीजिए, जैसे डीएम है आपके आईएएस में, सेम एजिटीज अगर आपको ग्रुप ए का मिलता है तो आपका टॉप अथॉरिटी में से ही काम करेंगे, बहुत अच्छी जॉब है, अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, सब कुछ अच्छे मिलते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, तो ये कुछ फर्क थे, डिपार्टमेंट वाइज हम बात करेंगे आगे। अगर इंडियन रेलवे होता इसके अंदर तो इंडियन रेलवे के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो अलग से हम बना देंगे, इंडियन रेलवे का डिटेल में, कि किस तरह से आप जो है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से आप स्टार्ट करके, मतलब जो है जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से स्टार्ट करके, मतलब आप जो असिस्टेंट इंजीनियर से स्टार्ट करके आप जो किस तरह से डीआरएम तक बन सकते थे, तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे जो आईआरएमएस से रिलेटेड होगा, राइट, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड होगा। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ये जो ब्रांचेज है उसमें से सबसे पहला ब्रांच हम बात करेंगे कौन सा, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में जो ग्रुप ए के पोस्ट हैं कौन कौन से हैं, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स, है ना, जैसे एनएचआई में आप देखते हैं जो सबसे बड़े इंजीनियर्स होते हैं सब यही सब होते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए सर्विसेज है, सिविल बोर्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंडियन डिफेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज है, एमईएस के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर है, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ये भी ग्रुप ए है। ये भी ये आप देखते होंगे जो पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी है वाटर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सारा। तो सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा पोस्ट, सबसे अच्छा पोस्ट ये सब है। सारे पोस्ट बहुत अच्छे हैं, सारे पोस्ट में आपको अंधाधुन कमाई है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको वर्क करने का मिलेगा। और एज ए आप जो है कभी ये मत सोच के चाहिए जाइए कि वहां जाके आपको जो है ब्राइब मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा कभी करना भी नहीं है ना। ब्राइब को सपोर्ट भी नहीं करना है, आप अच्छा काम कीजिए। क्योंकि हम अगर पढ़ लिख करके ब्राइब के बारे में अगर हम सोचेंगे तो देश मेरा बहुत पीछे चला जाएगा। हम पढ़े लिखे लोग ही तो गलती करते हैं जो ब्राइब लेते हैं, इस टाइप के काम करते हैं। इसलिए आप लोग को ब्राइब तो बहुत मिलेंगे इस सब फील्ड में, जितना है ब्राइब बहुत मिलता है काम करवाने के लिए, ठीक है। बट जो भी है बनने के बाद जो है ये सब चीजों पे ध्यान अगर नहीं देगा तो ऑब्वियस उसकी छवि बहुत साफ रहेगी, है ना। जीने के लिए पैसा बहुत मिल जाते हैं, आपकी फैमिली सर्वाइव अच्छा करेगी, कोई दिक्कत की परेशानी की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा क्या करना है दोस्तों, है ना। तो ये हो गया आपका सिविल इंजीनियरिंग का। दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं उनके ये सब डिपार्टमेंट है, जैसे ये हम ईएसई जो है 2021 से लिए हैं, ठीक है। अलग अलग साल अलग अलग डिपार्टमेंट कुछ होते हैं, एक दो डिपार्टमेंट चेंज होते हैं, बाकी सब डिपार्टमेंट सेम रहते हैं। ग्रुप ए सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, सब ग्रुप ए सर्विसेज है, सब ग्रुप ए सर्विसेज है। इंडियन स्किल डेवलपमेंट जो 2018 में लाया गया था, 2018 में, ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिफेंस ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी सीट है, इलेक्ट्रिकल वालों का भी सीट है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैकेनिकल के पोस्ट है। दूसरा ये इलेक्ट्रिकल के पोस्ट है, देख सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रिकल के पोस्ट है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, इंडियन स्किल डिफेंस इंजीनियरिंग, नवल मैनेजमेंट, इंडियन नवल आर्मामेंट सर्विसेज, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, ग्रेड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पोस्ट आपका, ठीक है। ये ईसी वालों का भी है ये। तो ये इलेक्ट्रिकल वालों का हो गया सर। अगला देखेंगे हम, ये कौन सा है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगला देखेंगे हम फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सबसे कम सीट होते हैं जो ईसी में होते हैं, सबसे कम सीट, ध्यान रखिएगा, सबसे कम सीट होते हैं ईसी में, ठीक है। और हर साल जब पहले जब निकलते थे वैकेंसी, 250 वैकेंसी अगर मान लो सिविल में निकला है, 150 वैकेंसी निकला हुआ अगर मैकेनिकल में, और 100 वैकेंसी अगर मान लो या 120 वैकेंसी निकला है इलेक्ट्रिकल में, तो आपका जो है 100 वैकेंसी या 90 वैकेंसी निकलते थे किसमें, ईसी में। तो ईसी के सीट हमेशा कम रहे हैं, ठीक है। और ईसी में जो है थोड़ा सा टफ होता है निकालना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है सीटें बहुत कम है, फाइट भी ज्यादा है। तो ये आपके जो है इसमें ग्रुप भी दो हैं। यहाँ पर देखो, ये जूनियर टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर जेटीओ। अब ये जेटीओ ये मत समझना आप जो बीएसएनएल में जेटीओ होता है वो नहीं है ये, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिक डॉट के अंदर ही आता है ये, ठीक है। मतलब एक आईटीएस के अंदर ही काम करोगे। बट यही कि एक दो नंबर का फर्क है, देखिए एक आपका ही बैचमेट आईटीएस बन गया यहाँ पे, इंडियन टेलीकम्युनिक ग्रुप ए, आप ग्रुप बी में चले गए, ठीक है। तो डिफरेंस होता है दोस्तों, बट कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप जेटीओ से ग्रुप ए में कन्वर्ट हो जाएंगे 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप तुरंत फिर बन जाएंगे आईटीएस, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान में रखें, पीएसयूज में जो है प्रमोशन उतना फास्ट नहीं होता है जितना फास्ट प्रमोशन है आपका यूपीएससी के थ्रू जॉब में। तो प्रमोशन आपका अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है। दूसरा, आप डेपुटेशन में बहुत काम कर सकते हैं दूसरे जगह पे। डेपुटेशन मतलब क्या समझे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इंडियन रेलवे में होते, मान लो बहुत दिन काम किया, हमको मन किया कि नहीं चलो हम जो है मेट्रो, इंडियन मेट्रो में हम जाके काम करें, तो जाकर के दिल्ली मेट्रो में काम करें, तो दिल्ली मेट्रो में जाकर के मुझे टॉप अथॉरिटी ही मिलेगा, बढ़िया बढ़िया पोस्ट ही मिलेगा, ठीक है। बहुत दिन हो गया, मैं सोचा कि चलो बाहर से पीएचडी करना चाहिए, तो आप बाहर से भी जाके पीएचडी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपकी सैलरी बनती रहेगी, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेपुटेशन में वर्क भी कर सकते हैं, डेपुटेशन में जाकर के, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में जा सकते हैं और सब विभाग में जा सकते हैं, तो डेपुटेशन में जाके काम कर सकते हैं। तो ये जो है फैसिलिटी आपको यूपीएससी ही देती है, जो ईएससी में ही। बाकी फैसिलिटी जैसे पीएसयू हो गए, पीएसयू में एक बार जॉब लग गया तो आप उसी डिपार्टमेंट में ही रहोगे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ आपकी अपॉर्चुनिटी है कि डेपुटेशन में जाकर के अलग अलग डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, राइट। तो ये 4 ब्रांच है फ्रेंड्स, जिससे हम इंजीनियरिंग सर्विसेज को दे सकते हैं। और इस इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये जो ब्रांचेज है, ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में कोई भी एक डिपार्टमेंट मिलेगा, उस डिपार्टमेंट में आप टॉप पर ही रहेंगे, आप आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सैलरी क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं है,
ध्यान रखें कि आपकी जो है रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगी, उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह के जॉब हैं, आपके जॉब के बारे में हम चर्चा करनी है। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट का हम अलग अलग वीडियो बना देंगे नेक्स्ट बार, अभी हम ओवरव्यू बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब आता है कि सर ये कौन एग्जाम दे सकता है, कितने आयु होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट जो है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 21 से 30 ईयर्स तक है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं नॉन क्रीमी लेयर का, तो आप जो है 21 से 33 है। एंड अगर आप SC ST में हैं तो आपका 21 से लेकर के यहाँ पर फिर जो है 35 तक है, ठीक है। तो ये आपकी उम्र है, आपका इस उम्र तक आप एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में 6 अटेम्प्ट जनरल वालों का, 9 अटेम्प्ट है आपका ओबीसी वालों का, उसमें अटेम्प्ट काउंट होते हैं। बट इसमें अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, जितना बार एग्जाम देना दीजिए, जब तक एज है आप एग्जाम को दीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर जनरल ओबीसी में जो बहुत डिफरेंस, नहीं सर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इस ध्यान में रखेंगे। जनरल का कट ऑफ अगर पिछले बार का उठा के देखिए तो कम था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए जाकर के ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा था, ठीक है। तो कट ऑफ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दूसरी चीज ये भी चीज है, जनरल वालों को जो है इंटरव्यू में मार्क्स एज कंपेयर टू देखा गया है ओबीसी वालों या SC ST वालों से ज्यादा ही मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है जनरल वालों को फायदा ही है, नुकसान जनरल वालों को कभी नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान में रखेंगे। हाँ, एज लिमिट जो आपका ओबीसी वालों को मिल जाता है वो ओबीसी को वालों को फायदा है। अब देख लीजिए इंटरव्यू में उठा करके, कोई भी इंटरव्यू में उठा के देख लीजिए, जनरल वालों को ज्यादा मार्क्स देता है इंटरव्यू में। क्या क्राइटेरिया है उस पर हम सवाल उठा नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि मेरे ऊपर बीती, तो मैं ये चीज बता सकता हूँ कि मैंने देखा है हर बार कि हम लोग को मार्क्स कम मिले हैं, ओबीसी कैंडिडेट को कम मार्क्स मिलते हैं, जनरल वालों को ज्यादा मिलता है, उठा करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। रिटर्न में तो सब कुछ है सेम, रिटर्न पे आप ज्यादा फोकस रहें अगर एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो। इंटरव्यू सेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस ना रहे। इंटरव्यू सेक्शंस का बताएंगे आपको कि इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या बेनिफिशियल है, कोचिंग वाले किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, क्या सही बनाते हैं, क्या सही करते हैं, कौन सा कोचिंग सही करता है, कौन सा कोचिंग आपके लिए अच्छा है, हुआ नहीं तोड़िए, अपने पर विश्वास रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इन चीजों को, इन चीजों पे भी मुद्दा हम बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। एग्जामिनेशन को जो है कंडक्ट करने के लिए 3 स्टेजेस हैं आपके, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 3 स्टेज कौन कौन से थे आपके, तो प्रीलिम्स स्टेज, मेंस स्टेज एंड इंटरव्यू स्टेज, आपके पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये 3 स्टेज के होंगे एग्जाम। तो आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिम्स आपके जो है 500 के होंगे, मेंस आपका 600 का होगा, और इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसको बोलते हैं हम पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो देखिए, पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड, ये जो है ये सारे ब्रांच का सेम होगा, ये सेम पेपर होंगे। ड्यूरेशन कितना, 2 घंटे का ड्यूरेशन, मार्क्स कितना 200। इसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दोस्त, 2/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। एंड 200 आपका रहेगा। देखिए, अगर आप जनरल स्टडीज में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो 100 प्लस स्कोर करते हैं तो ठीक मार्क्स है आपका, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो है वो सिविल एंड मैकेनिकल वालों का टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से है जीएस में, तो लोग स्कोर कर लेते हैं। बट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को स्कोर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है जीएस में, है ना। खैर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम आती तो सबके लिए प्रॉब्लम आती है। दूसरा अगर हम बात करें मैकेनिकल का, तो यहाँ एक पेपर होगा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2, जो टेक्निकल होंगे, फुली टेक्निकल होंगे। ये 150 क्वेश्चन होंगे, 2/3 नेगेटिव मार्किंग होगा ईच क्वेश्चन, एंड 300 मार्क्स का होगा, मतलब ईच क्वेश्चन इज हैविंग 2 मार्क्स, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं टेक्निकल में, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप जाइए डाउनलोड कीजिए जाकर के कि कितना कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उस सब्जेक्ट्स के बारे में आप जाकर के बता सकते हैं, या आगे हम फर्दर उस पर वीडियो बना देंगे। मैकेनिकल वालों का भी सेम, जीएस पेपर सेम रहेगा, एक आपका टेक्निकल पेपर रहेंगे आपका, ये दोनों मिलेगा आपका 500। अब दिमाग में आता है कि सर अलग अलग कट ऑफ है क्या, नहीं, अलग अलग कट ऑफ नहीं है। 500 में से जो भी आप टोटल मार्क्स लाएंगे, हो सकता है कि 500 में से 250 नंबर आपने ले आया टेक्निकल में, और 50 नंबर ही लाया है आपने मान लो नॉन टेक में, आप 300 गया कट ऑफ। जनरली अगर देखा गया है कट ऑफ जो है आपका 500 में से जो कट ऑफ है, सीटों पर डिपेंड करता है, बट 500 में जनरली देखा गया है कट ऑफ बहुत हाई होते चले जा रहे हैं। शुरू शुरू में कट ऑफ ये 220 प्लस जाता था, बट अभी जो देख लीजिए कट ऑफ 250, 240 इस टाइप से मार्क्स आप लाएंगे तभी आपके कट ऑफ क्लियर होंगे।
तो आपका जीएस पोर्शन मिला करके टेक्निकल, जीएस प्लस टेक्निकल दोनों मिला करके आपका 500 में से जो मार्क्स लाएंगे आपके, वही आपके होंगे टोटल मार्क्स, एंड वही आपको कट ऑफ क्लियर करेगा। अच्छा, सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, वो जस्ट आपका क्वालिफाइंग होता है। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीलिम्स बहुत मैटर करता है और प्रीलिम्स के मार्क्स आपके ऐड होते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे। आगे आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम एज इट इज, जनरल स्टडीज के पेपर सेम होंगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक टेक्निकल पेपर होगा। सेम एज इट इज इसी वालों का जनरल स्टडीज के पेपर सेम होंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स टेक्निकल पेपर्स हैं। ठीक है, तो सबका जो है सेम है, क्राइटेरिया सब कुछ सेम है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीएस पेपर कॉमन रहेगा आपका। अब आएंगे हम लोग मेंस पे। मेंस में दो स्टेज होगा, एक 9 से 12 आपका एग्जाम होगा, फिर 2 से 5 एग्जाम होगा। ठीक है, 9 से 12 एग्जाम, 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 आवर्स एंड 300 मार्क्स के पेपर्स होंगे। 3 आवर्स एंड 300 मार्क्स के पेपर्स होंगे मेंस के पेपर। मैं आपको अपना मेंस का जो है टेस्ट सीरीज का कुछ पेपर्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, अगर होगा तो, क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क आपका क्रैश कर चुका है, इसलिए मैं देखता हूँ कहीं अगर मेल वेल पे पड़ा होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मेंस कैसे लिखा जाता है। मेंस में मैं हमेशा अच्छे पोजीशंस पे रहा हूँ और मैं मेंस के दम पर ही मैं इंटरव्यू तक बार बार पहुंचता था दोस्तों। ठीक है, इंटरव्यू में मुझे मार्क्स हमेशा कम मिले हैं। ठीक है, वो मैं बता नहीं सकता क्यों कम मिले हैं। ठीक है, और मैं इंटरव्यू मेरा अच्छा ही जाता था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मुझे नहीं आते थे, बट इसमें हम सवाल नहीं उठा सकते कि इंटरव्यू में मुझे मार्क्स कम क्यों मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दर्द है इंटरव्यू का। अगर मुझे इंटरव्यू में थोड़ा सा भी इस बार मार्क्स मिले होते तो अंडर 20 रैंक होता, मेरे से कम कम मार्क्स वाले ऊपर है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि मेन तो आपके अंदर है टेक्निकल रिटर्न मार्क्स, क्योंकि आपके हाथ में रिटर्न होते हैं, रिटर्न मार्क्स आपके हाथ में है। रिटर्न में जो टॉप में है वो टॉप में है, सिंपल सी बात है, हम उसी को टॉपर मानते हैं, इंटरव्यू का मिला करके नहीं मानते। चलिए, अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेम पेपर 1 एंड पेपर 2 होंगे। 3 आवर्स के पेपर होंगे, 300 मार्क्स का होगा। 3 आवर्स के पेपर होंगे, 300 मार्क्स का होगा, टोटल 600। अब आपने जो प्रीलिम्स में से मान लो कि 500 में से आपने 250 मार्क्स लाया, और यहाँ 600 में आपने मान लो 350 मार्क्स लाए, तो 250 प्लस 350, ये जो 600 नंबर बने हैं आपके, इस 600 नंबर पे आपका बनेगा, इस 600 मार्क्स पे आपके बनेंगे टोटल कट ऑफ। मतलब रिटर्न का जो टोटल कट ऑफ होगा, प्रीलिम्स मार्क्स प्लस मेंस मार्क्स, इस दोनों को मिला देंगे, तब इसको हो जाएगा कट ऑफ आपका। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन होंगे उसमें इंटरव्यू के भी मार्क्स जोड़ेंगे। सेम एजिटीज आपका हो गया दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी सेम रहेगा फ्रेंड्स, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी सेम, पेपर 1 एंड पेपर 2 देख लीजिए सिलेबस में, पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में मैं इसी ब्रांच से बिलोंग करता हूँ, पेपर 1 में बता देता हूँ क्या है, पेपर 2 में बता देता हूँ क्या है। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या है आपके, मटेरियल साइंस है, ईएमआई है सब्जेक्ट्स आपके, नेटवर्क है आपके सब्जेक्ट्स, है ना, ये आपके हैं। एनालॉग एंड डिजिटल है आपके। तो पेपर 1 के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 2 में कंप्यूटर का जो सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर हो गए आपके, सीएसओ जिसको बोलेंगे हम, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपके माइक्रो पर एडवांस कम्युनिकेशन है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, ईएमटी है, कम्युनिकेशन है, कंट्रोल है। तो पेपर 2 भी बहुत तगड़ा है, पेपर 1 भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा बनाएगा ना तो पेपर 2 से बहुत टफ बना देगा। बोलोगे सर पेपर 1 से, पेपर 1 से भी बना सकता है। तो 2019 का पेपर उठाइए, 2020 का पेपर उठाइए, तो पेपर 1 ही बहुत टफ बनाया उसने। ठीक है, 2020 का तो पेपर 1 बहुत टफ था और पेपर 2 कंप्यूटर इजी बनाया था। तो एक पेपर आपके टफ आएंगे, एक पेपर इजी रहेगा, एक चीज मान के चलो। कोई अगर मान लो पेपर 1 टफ बना दिया तो पेपर 2 इजी रहेगा, पेपर 1 टफ बना दिया, पेपर 2 इजी, पेपर 1 इजी बना दिया तो पेपर 2 टफ रहेगा, ये मान के चलना आप। ठीक है, चलिए, अब ये मेन सेक्शंस आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आएंगे आपके इंटरव्यू सेक्शंस, और इंटरव्यू सेक्शंस के जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए पर्सनालिटी टेस्ट 200 मार्क्स का, मतलब टोटल 1300 में से 1300 में से जो मार्क्स आप लाएंगे वही आपका फाइनल सिलेक्शन करेगा। तो दोस्तों देखा गया कि अगर 1300 में से अगर आप मान के चलिए कि 700 मार्क्स लाते हैं, 650 प्लस मार्क्स लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ओबीसी में है तो हो जाएगा 650 मार्क्स में, 650 प्लस में हो जाएगा ओबीसी में,
और अगर आप, कोई जरूर नहीं वो हर बार डिपेंड करता है, पिछले बार मेरा 650 था, नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, इस बार मेरा 660 है, सिलेक्शन हो गया अच्छा रैंक से। तो कहने का मतलब ये है कि वो पेपर पे डिपेंड करेगा कि उस साल पेपर कैसा आया है और लोग कैसा स्कोर किए हैं। पेपर इजी आ गया तो ऑब्वियस है कट ऑफ आपके हाई जाएंगे, तो वो पेपर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में अंतर मान के चलिए 15 से 20 नंबर का अंतर होगा, ठीक है, कभी कभी 10 नंबर का अंतर होता है, बट प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होंगे, 2-4 मार्क्स के अंतर में होंगे, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ में 10 से 15 नंबर का अंतर होता है, बट ये जनरल वालों को फायदा ही हो जाता है, क्यों, चूंकि उसको इंटरव्यू में ओबीसी वालों से कम 20 से 25 नंबर ज्यादा ही देता है उन लोग, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि वो अच्छा कर जाते हैं, इसलिए ओवरऑल कंपटीशन सबके लिए सेम है, कि ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग, अब देखो ध्यान से, यूपीएससी कभी सिलेबस को डिफाइन ही नहीं किया है ना, इसीलिए कोई भी यूपीएससी को प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर कोई बोलता है कोचिंग वाले कि मेरा टॉपिक से आया, तो ये गलत है, ठीक है। किसी का भी बुकलेट सही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, एज ए रेफरेंस के लिए आप बुकलेट मेडिजी का रख सकते हैं, एस अकेडमी का भी रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे आया, और उससे कुछ कुछ चीजें पढ़ सकते हैं। बट अगर आप बोलिएगा कि जीएस उसी टॉपिक से आ जाएगा, नहीं आएगा। आप यहाँ पे जब टेस्ट सीरीज दोगे, ध्यान से समझिएगा, जब आप मेड जी का टेस्ट सीरीज दोगे या एस अकेडमी का टेस्ट सीरीज दोगे, तो वो आप लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पूरे के पूरे अपने बुकलेट से छाप देते हैं, ठीक है। अब बच्चा उसका बुकलेट, सब वही बच्चा पढ़ रहा है, जितना बच्चा का सिलेक्शन हुआ है सब बच्चा वही बुकलेट पढ़ रहा है, तो वही बुकलेट पढ़ रहा है, तो यहाँ जीएस में वो लोग नंबर मानते हैं 120 नंबर मार देंगे, है ना, टेस्ट सीरीज में 100 मार्क्स मार देंगे 200 में से, है ना, और आपका जो है नहीं आ रहा होगा, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि वहां सब खुश होने वाले हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जब आएगा जीएस का पेपर, हवा तक नहीं लगेगा, ठीक है। बस जितना लोग रिस्क मार करके ले मार सकते हैं पेपर में, इससे पहले मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया है, तो आप वीडियो में के लिंक में जाके देख लीजिए, वहां पे उसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो मार्क्स लाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा प्रीलिम्स के, तो प्रीलिम्स पे भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि प्रीलिम्स सेक्शंस को कैसे हैंडल करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है 10 सब्जेक्ट्स हैं टोटल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। 10 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, करंट इशू मतलब करंट अफेयर्स, बट करंट अफेयर्स सब नहीं पढ़ना है, ध्यान में रखना। जैसे एसएससी सीजीएल के लिए लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, अभी कौन बना, अभी प्रधानमंत्री ने कौन सा योजना चलाए, बट वो योजना होना चाहिए इससे रिलेटेड, है ना। अब 50 तरह का योजना चलाया तो उसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे को जो है कमेंट किए हैं, बहुत सारे बच्चे पर्सनली मैसेज किए मुझे कि सर करंट अफेयर्स को कैसे करें, करंट अफेयर सेक्शंस को किस तरह से करें। तो करंट अफेयर्स सेक्शंस को बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब देख रहे हैं, करंट अफेयर्स वालों को, सीएस वालों को, अरे भैया वो सब कुछ भी मत करो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना के बराबर आ रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए पेपर में करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते ज्यादा। आप करंट अफेयर्स पे पगला के रहेंगे, आप बहुत पढ़ेंगे, बट इससे बहुत प्रोडक्टिव आपको आउटपुट मिलेगा नहीं। करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट के एक महीने में, वन मंथ में, लास्ट के एक मंथ में मेड जी का आता है आपका पीडीएफ, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको ऑनलाइन भी, पीडीएफ आता है, बस वो ले लो आप, या फिर आप डाउनलोड कर लो, या कोई दोस्त दिया होगा उससे आप मांग लो, उस पीडीएफ को 2-4 बार पढ़ लो। अगर करंट अफेयर्स में मिला क्वेश्चन, अगर मिल गया तो सही, नहीं मिला तब भी सही, लेकिन करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस ना करें, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं करंट अफेयर्स पे सीएससी में, ईएससी में, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो आपका सबसे बैकबोन रहेगा वो रहेगा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ध्यान रखेंगे आप। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं तो आप मान के चलो 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन दोनों अगर मिला के रह रहे हैं, या 15 से 20 क्वेश्चन अगर रह रहे हैं, मतलब 15 क्वेश्चन मान के चलो रहेगा दोनों से मिला के, 15 क्वेश्चन नहीं रहते हैं यार, मान के चलो मतलब 20 से 25 नंबर ये रहेंगे आप। तो 20 से 25 नंबर जो है इसको आप 100% सिक्योर करना, क्योंकि यही आपका बैकबोन है, इसको सिक्योर कर लिए मतलब आगे के टॉपिक्स में से कट खुट के जो भी आएगा लड़ते झड़ते पहुंच जाओगे। लेकिन इससे अगर कम आया मार्क्स, इसमें अगर मार्क्स नहीं उठा पाए, तो आप जीएस में पेपर में मार्क्स उठा नहीं पाएंगे। अगर इसमें से 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो गए काम से आप, तो जीएस में इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है दोस्तों। अगला जो टॉपिक है, देखो खाली टॉपिक का नाम लिखता है यूपीएससी, इसका स्टैंड कुछ भी नहीं लिखा है, जनरल प्रिंसिपल डिजाइन एंड ड्राइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में यूपीएससी लिखा ही नहीं है, सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दिया, अपडेट से सर्च मारो पढ़ते रहो। इसीलिए मेडी जी जो बुकलेट बनाया है, या एस अकेडमी जिसने जो बुकलेट बनाया है, आप बुकलेट को ले लीजिए और एज ए रेफरेंस रख करके उसी को पढ़िए, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देखिए, उसको इंटरनेट पे सर्च मारिए,
जितना ज्यादा इंटरनेट पे सर्च मारेंगे, जितना ज्यादा उतनी अच्छी आपकी कोशिश रहेगी जीएस में उठाने का। इसलिए जीएस में टफ हो जाता है उठाना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खास करके, क्योंकि ये सब जो है वो लोग पढ़ते हैं, मैकेनिकल एंड सिविल वाले टेक्निकल में पढ़ते हैं ये सब सब्जेक्ट। अब हम लोग को नेटवर्क का क्वेश्चन जीएस में दे दे तो हम लोग उड़ा नहीं देंगे। सेम एज इट इज। स्टैंडर्ड इन क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन वाला जो है इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल का पार्ट है ना, मैकेनिकल वालों को पढ़ना पड़ता है। मेंटेनेंस सर्विसेज, बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन, ये देखिए, ये आपको मैं एकदम सिविल सर्विसेज लेवल का पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन शुरू कर दिया हूँ दोस्तों। तो मैं सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन है उसको भी करवा रहा हूँ आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी करवा रहा हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल पे बने रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। एनर्जी एनवायरमेंट आपको टेंशन लेना ही जरूरत नहीं है। बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी पढ़ा, ये देखो ये भी आपका मैकेनिकल एंड सिविल वालों का है। ठीक है। मटेरियल साइंस, अब मटेरियल साइंस दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक होता है सिविल मैकेनिकल वालों का। यहाँ जो मटेरियल साइंस है वो सिविल और मैकेनिकल वालों वाला टॉपिक ज्यादा आता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सब्जेक्ट है, आईसीटी। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सब्जेक्ट है, जिसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, जो नया आपके आए, ई गवर्नेंस में क्या क्या है ना, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी नया लाया गया है बच्चों को पढ़ने के लिए, आईसीटी टेक्नोलॉजी के लिए, इसको बहुत अच्छे से करना है। इथिक्स एंड इंजीनियरिंग वैल्यू, इथिक्स का पेपर है ये, देखो इथिक्स एंड मॉरल वैल्यू जो है आप पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज में, राइट। यहाँ पे इथिक्स पढ़ना है, बट ये जो इथिक्स पढ़ना है ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको इंजीनियरिंग प्रोफेशंस के लिए। इंजीनियरिंग इंजीनियर्स को ब्राइब लेना चाहिए या ब्राइब नहीं लेना चाहिए, कब ब्राइब लेना चाहिए, कब ब्राइब लेना घूस लेना पाप है, समझ रहे हो ना। एक इंजीनियर्स को किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, इन सब मुद्दों पे जो है पूरा। तो ये पूरा 10 सब्जेक्ट है टोटल जीएस में फ्रेंड्स। ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि कितना पढ़ना पड़ेगा आपको। जीएस आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो प्रीलिम्स में आपके ये पूरा जीएस आएंगे, प्लस जो टेक्निकल पोर्शन है आपके, टेक्निकल जो भी आपके 12 से 15 सब्जेक्ट है टेक्निकल, ये पूरे के पूरे आएंगे। इसलिए प्रीलिम्स जो है बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन इजी होते हैं, पर इजी नहीं होते हैं दोस्तों। और इजी समझ के लोग ढीला हो जाते हैं कि मेंस ज्यादा टफ है। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स क्लियर करेंगे नहीं तो मेंस कहाँ से दे पाएंगे आप। ठीक है। मेंस तो टोटल टेक्निकल है, वहां तो उठा सकते हैं नंबर, बट प्रीलिम्स में जो है टॉप टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों है। इसलिए प्रीलिम्स बहुत ही क्रूशियल हो जाता है दोस्तों, इसलिए प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करें आप। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये था जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडी के ईच टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। उसका जो है मैं अपना जो है बुकलेट से अच्छे तरीके से उसके सिलेबस को रखते हुए इस सिलेबस के पॉइंट को कैसे पढ़ना है अलग अलग वीडियो में बना दूंगा फर्दर। मेरे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को हिट करें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। अब आपका जो है ये हो गया आपका जीएस पोर्शन। कौन सा पोर्शन हो गया आपका? जीएस पोर्शन। ठीक है। तो आगे मैं जो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वहां पे मैं देखेंगे कि टेक्निकल पोर्शंस के कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से टेक्निकल आपको पढ़ना है। ठीक है। सो आई एम फ्रॉम द ईसी बैकग्राउंड, तो ईसी बैकग्राउंड और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, ये दोनों का मैं टेक्निकल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। ईसी के क्वेश्चंस को कैसे करना है, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, और कौन सा बुक को फॉलो करना है, कौन कौन से सिलेबस में है, तो हम वो चर्चा करेंगे कौन सा आपका टेक्निकल कोर्सेज को। थैंक यू गाइस। ज्यादा ज्यादा शेयर करें एंड इस कोविड में सेफ रहें, मास्क सैनिटाइजर के साथ रहें, और लोगों से मिले जुले थोड़ा कम, ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करें घर पे, पॉजिटिव रहें, हेल्दी खाना खाएं, एंड आसपास अगर कोई कोविड वाले हैं तो उनको ज्यादा ज्यादा मोरल सपोर्ट करें। उनको सपोर्ट किसी तरह का जरूरत हो तो उसको सपोर्ट जरूर करें। और अगर इनकेस कोई भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास भी मैसेज करें। मेरे भी कुछ कुछ टर्म्स हैं, लिंक हैं, जिसके द्वारा मैं लोगों का हेल्प कर पा रहा हूँ। तो भगवान से यही दुआ है कि आप लोग का भी मैं काम आ पाऊं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल।